हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। इसमें दो यूनिट है। फर्स्ट यूनिट कौन सा है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। डेटा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और डेटा मतलब क्या होता है बेटा? डेटा मतलब क्वेश्चन जो आपने किया था ना मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में, वही होता है डेटा। रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, उसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। एंड सेकेंड यूनिट है आपका सैंपलिंग। ये दोनों यूनिट मिलके है ना ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स कवर करता है आपका। 10 मार्क्स लिख लो यहाँ पे। ये चैप्टर नंबर 13 है ना पूरा का पूरा, ये 10 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 14 भी 10 मार्क्स का था। दोनों मिलके आता है 20 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे अपने को ना थोड़ा थ्योरी टाइप रहेगा, बट मैंने कुछ समरी बनाया है, ठीक है? साथ साथ में लिखते भी रहो और समझते भी रहो। सबसे पहले बेटा ये ना स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज में क्या क्या इसका मीनिंग है। देखो कैसे लिखेंगे इसको। तो स्टैटिस्टिक्स का जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में उसको बोलते हैं स्टेटस। क्या बोलते हैं? स्टेटस। जो इटालियन है उसमें क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टा। जर्मन में क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। और फ्रेंच में क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्यू। वो स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा आपको, पहचानना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका फ्रेंच वर्ड क्या है। क्लियर है कि नहीं? तो ये लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच। अब बेटा याद कैसे रखोगे इसको? याद कैसे करोगे बताओ? कुछ टेक्निक है अपने पास? इसको याद रखना पड़ेगा अपने को। आपके 12th स्टैंडर्ड में आईटी के ऑप्शन में क्या था? आईटी के ऑप्शन में हिंदी एंड मराठी। और कोई था क्या? हिंदी मराठी था। फ्रेंच भी था ना? फ्रेंच भी। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है कि फ्रेंच क्यों पढ़ाया जा रहा है अपने इंडिया में? हाँ, इंडिया में अगर पढ़ाना है तो संस्कृत पढ़ाना चाहिए। फ्रेंच क्यों? तो याद रखना ये ऑब्जेक्शन आया था। क्या है? फ्रेंच क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसके पहले जो है ना कोविड तक है ना एक टिकटॉक करके ऐप था। सुना आपने टिकटॉक? ये किधर का ऐप था पता है? चाइना का नहीं था, जर्मन का था। कहाँ का था? जर्मन का। पर ये जो टिकटॉक वाला ऐप है ना, ये कहाँ का था? वो जर्मन। एक्चुअली जो टिकटॉक, दो वर्ड है ना इसके अंदर। कौन सा? एक तो टिक और एक टॉक। तो टिक जर्मन में था और टॉक किधर था अपना? चाइना में। जल्दी आओ इधर। टिक किधर था? जर्मन में। टॉक किधर था? चाइना में। तो क्या बन गया? टिकटॉक। क्या बन गया? टिकटॉक। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आपने ना ये जो WWE देखा है? WWE कभी? पहले हम लोग के टाइम पे होता था WWF, फाइट, मतलब रियल फाइट होता था। अब क्या था? इंटरटेनमेंट आ गया, तो WWE करके लिख दिया था, इंटरटेनमेंट। तो उसमें एक प्लेयर हुआ करता था। कौन सा? बटिस्टा। सुना है कभी बटिस्टा करके? जॉन सीना सुना रहेगा, जॉन सीना। एक बटिस्टा करके प्लेयर था, बटिस्टा। सर्च करना कभी यूट्यूब पे कि बटिस्टा क्या है, अपने आ जाएगा नाम उसका। ठीक है ना? बहुत अच्छा प्लेयर था, अच्छा खेलता था वो। मतलब बहुत मस्त मजा आता था उसको देख, जब खेलता था तो एनर्जी के साथ खेलता था वो। जैसे रोमन रेंज करके आपने देखा रहेगा, तो भाई उसके चचेरे भाई ये लोग। तो कौन था? बटिस्टा करके। कौन था? बटिस्टा। अच्छा, ये किधर होता था अपना? ये इटालियन में होता था। किधर? इटली में। इटली में। WWF किधर होता था? इटली में। याद रखना, किधर होता था? इटली में। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है। ये जो हम लोग है ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस, ठीक है? जो स्टेटस है, स्टेटस, ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन। तो ये मैंने 4 कॉन्सेप्ट याद करने का ट्राई किया है। सबसे पहले ये याद रखना कि फ्रेंच लैंग्वेज क्यों?
संस्कृत होना चाहिए था अपने इंडिया में, जब आप ऑप्शन में रख ही रहे हो तो जब क्यू आएगा ना लास्ट में, क्यू यू ई, तो क्या आना चाहिए अपने को, फ्रेंच करके, समझे? तो आपको लिखा रहेगा कि बस इसका लेटिन वर्ड क्या है, इसका जर्मन वर्ड क्या है, ठीक है? जर्मन में क्या बोला था मैंने, टिकटॉक आया था, तो क्या आएगा, स्टैटिस्टिक, TIK, टिक करके, स्टैटिस्टिक, स्पेलिंग याद होनी चाहिए जर्मन के लिए। और इटालियन में WWF, हाँ बटिस्टा तो प्लेयर था, रियल में प्लेयर था बटिस्टा, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे याद रखना स्टैटिस्टा, क्या रखना, स्टैटिस्टा। और स्टेटस वर्ड कहाँ से, लेटिन। क्लियर है कि नहीं? ये चारों आपको याद रहना चाहिए, लिख लो पहले एक बार, ये लिख लो जल्दी। ऑनलाइन वालों समझ में आया? ओके, लिखा आपने ये? अरे आपको लिखना है बेटा बहुत सारा इसमें, और ये थ्योरी टाइप है लेकिन मार्क्स बहुत बड़े हैं इसमें। और ये ऐसा है कि 10 क्वेश्चन आएंगे ना, और 10 क्वेश्चन, वो पूरे 10 क्वेश्चन आप है ना 3 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। 3 मिनट के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा सॉल्व, कि अभी सम थोड़ी सॉल्व करना रहेगा, पूरा थ्योरी है इसमें। सम आए तो 1-2 सम आ जाएंगे तो बताऊंगा मैं आपको, पूरा थ्योरी टाइप है ये। अच्छा मुझे ये बताओ, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, बताओ स्टैटिस्टिक्स किधर किधर यूज होता है, एनी आइडिया? हाँ बेटा ये सब जगह यूज होता है, सब जगह, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में। इकोनॉमिक्स में यूज होता है स्टैट्स, मतलब ग्राफ करके होता है स्टैटिस्टिक्स, तो एवरीवेयर इसको यूज करता है, ठीक है? सिर्फ आपको पहले ये लिखना है, स्टैटिस्टिक्स में 4 पार्ट लिखना है, क्या क्या नाम है। लिखा आपने ये? अब जो बोल रहा हूं वो लिखो। हाँ सेकेंड पॉइंट लिखना ही नहीं था, चल मैं बता रहा हूँ, लिखा तो ठीक है। नहीं रेज मत करो, नहीं मैं अब बताऊंगा वही लिखना है। तो देखो अभी स्टैटिस्टिक्स को वापस से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। बेटा सिंगुलर सेंस में इसको बोलते हैं मेथड, क्या बोलते हैं, मेथड। तो ये होता है साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, और इसको साइंस ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं, साइंस ऑफ काउंटिंग, ठीक है? तो इसको जो सिंगुलर नाउन है वो क्या, मेथड है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेक्निक और फॉर्मूला, उसको अपन मेथड बोलते हैं। अच्छा सिंगुलर नाउन का मतलब ये होता है कि इसको अगर आप है ना सिंगल वे में देखोगे, इट्स नॉट कलेक्टिवली, सिंगल, तो इसका सिंगुलर सेंस क्या बोलता है स्टैटिस्टिक्स का, सिंगुलर सेंस कि भाई एक फॉर्मूला होता है, मेथड होता है और टेक्निक होता है, ठीक है? फॉर्मूला, मेथड और टेक्निक फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। देखो डेटा को प्रेजेंटेशन होता है, जिसे आप ग्राफ में बता सकते हो, सबका अपना तरीका होता है बताने के लिए, क्लियर है? तो डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना एंड क्या करना आपने को, प्रेजेंटेशन करना डेटा का, उसको बोलते हैं आपका सिंगुलर सेंस। एंड जो प्लूरल सेंस होता है उसको बोलते हैं, उसमें बोलते हैं डेटा कलेक्टेड विथ ए व्यू ऑफ हैविंग ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब प्लूरल सेंस में इसको डेटा बोलते हैं, किसको, स्टैटिस्टिक्स को। सबको इकट्ठा करने के बाद देखोगे तो क्या आएगा, डेटा।
एंड सिंगुलर सेंस में क्या बोलते हैं उसको, टेक्निक और फॉर्मूला। क्लियर। अब डेटा में दो टाइप होते हैं बेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लिखो डेटा में क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा क्वालिटेटिव में ना न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता, उसमें क्या आता है, एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मतलब नेशनैलिटी, जेंडर, कलर, ये सब की बात हो रही है तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। एंड क्वांटिटेटिव डेटा रहता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आता है। जो आपको बड़े में लिखा है ना, बड़े में वही लिखना है, छोटा छोटा मत लिखो। तो सेकंड पॉइंट बाकी था, लिखो सेकंड पॉइंट भी। तनिष्का ज्यादा क्रिकेट खेल ली। अच्छा आप सब लोग आ गए थे ना, पांचों गर्ल्स हमें आए थे, बॉयज में अच्छा है। ओके लिखा स्टैटिस्टिक्स। बेटा डेटा में आपको इतना याद रखना है कि क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में क्या आएगा, सिर्फ एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या होता है, जेंडर, नेशनलिटी, कलर वगैरह जो भी रहेगा वो, इसमें नंबर नहीं आते। क्लियर है, क्वालिटी बता रहा है किसी का, जैसे कलर मीन्स क्या हुआ, क्वालिटी हो गया। अब क्वांटिटेटिव में ना न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, बट इसके अंदर भी ना दो पार्ट होते हैं। यहां पे दो पार्ट कर लो इसके अंदर। एक होता है बेटा डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में आप ऐसा लिख सकते हो, काउंटेबल। काउंटेबल ये होता है मेजरेबल। बेटा रियल में इसका मतलब ये होता है, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि वो एक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ध्यान दो बेटा, डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो यहाँ भी टोटल 50 स्टूडेंट्स है, तो 50 के 50 रहेंगे, सडनली 50 का 51 नहीं होगा। सुने कुछ इंटरवल तक, फिर क्लास हो जाएगी, चले जाओगे, फिर दूसरे क्लास आएंगे तो दूसरे बच्चे आएंगे, तब चेंज होएगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्लास में 50 बैठेंगे हमेशा, ऐसा नहीं होता। नॉट कीप ऑन चेंजिंग, इट इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फिक्स्ड इंटरवल टाइम, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, जो काउंटेबल होता है। लेकिन मैं बात करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास हो गया, ठीक है, फैमिली मेंबर्स कितने वो हो गया, तो ये सब फिक्स होता है अपना। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या समझो, इनकम किसी बंदे का, समझे,
मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मार्क्स भी तो वही उस टेस्ट का वही रहेगा ना वो टाइम पे। तो अभी 10th में आपके जो मार्क्स थे वही का वही रहेंगे, चेंज थोड़ी होंगे। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वो उतने ही रहते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। अब सर डिस्क्रीट में क्या क्या आता है? डिस्क्रीट में बेटा है ना, जो अपन एक्स एज्यूम करते हैं रैंडम वेरिएबल, वो हमेशा बेटा होल नंबर आ सकता है। होल नंबर मतलब कभी भी डेसिमल में नहीं आता। ऐसा मैं बोलूंगा कि आज अपने क्लास में 52.7 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। एग्जाम होल नंबर ही होगा, या तो 0 स्टूडेंट्स होंगे या मोर देन 0, नेगेटिव भी नहीं आ सकता। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना होल नंबर आएगा इसके अंदर, जो भी आएगा होल नंबर आएगा। और सर कंटिन्यूअस क्या होता है? इसका मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, समझे? यह आपका कांस्टेंट नहीं होता। उर्वी भी आ गई है, ओके। यह आपने ना कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर है कि नहीं? और जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता। सर हमने तो एसी चालू किया तो दिख रहा है कि भाई 22 का 22 ही है। अरे वो तो सिर्फ उसमें दिख रहा है, पर रियल टेम्परेचर चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्लियर है कि नहीं? किसी भी सिटी का, विलेज का जो टेम्परेचर है वो भी तो चेंज होता है। क्या टेम्परेचर नेगेटिव में जा सकता है? जाता है सर, बहुत जगह नहीं नेगेटिव में जाता है। जम्मू कश्मीर में चले जाओ, माउंट आबू चले जाओ, ठीक है, माइनस में पहुंचता है, -2 डिग्री, -5 डिग्री, -0.2 ऐसा भी आता है। मतलब पॉइंट में भी आ सकता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो वैल्यू लोगे कोई भी नंबर ले सकते हो आप, एनी रियल नंबर आता है इसमें। बट इसमें क्या मेजरेबल मतलब वो टेम्परेचर मेजर करते हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स मेजर करते हैं, वेट भी क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और वेट भी चेंज होते रहता है, सेम थोड़ी रहता है। खाना खाओ दबा के फिर वेट कराओ, थोड़ा बहुत तो चेंज हो गई। हाइट भी चेंज होता है। अच्छा उसके बाद नहीं बढ़ती, चेंज तो होते रहता है, हाइट भी चेंज होते रहता है बेटा। होगा होगा, हाइट हो गया, वेट हो गया, और क्या क्या कुछ अच्छा दिमाग में था अपने को? हाँ, एज ऑफ ए इंडिविजुअल। एज थोड़ी कांस्टेंट है। नहीं सर मैं तो अभी 18 साल की तो 18 साल की रहूंगी, ऐसा थोड़ी ना हो। सर 1 साल तो उतनी नहीं, ऐसा नहीं होता। 18 साल 2 महीना, 18 साल 2 महीना 2 घंटा ना, चेंज होते रहता है। बातें करते हुए चेंज हो रहे, बुढ़ापा आ रहा है अभी। क्लियर है कि नहीं? तो कीप ऑन चेंजिंग, याद रखना ऐसा, वो मेजरेबल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लो बेटा, हाइट, वेट, एज, टेम्परेचर। ये आता है एग्जाम में ऐसा पहचानने के लिए कि कौन डिस्क्रीट है कौन कंटिन्यूअस है, एक्सेट्रा। और यहाँ पे लिख देने का एनी रियल नंबर। क्लियर है बेटा? एनी रियल नंबर। आप टेंशन में डिटेल भी सिखाऊंगा मैं आपको, फिलहाल तो इतना लिख लो। ओवरऑल देखो क्या क्या आपने सिर्फ 3 ही पार्ट पढ़े, वो 3 पार्ट को अपने को पहले तो पढ़ना है अच्छे से। 3 ही पार्ट। पहला पार्ट क्या बोला मैंने? स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे नाम। तो 4 नाम है स्टैटिस्टिक्स के। इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? स्टेटस। इसको जर्मन में क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक, टिकटॉक जर्मन में। उसको इटालियन में क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टा। और इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। क्यू, समझे कि नहीं? वो याद रखने क्यू। हाँ वो पढ़ते तो स्टैटिस्टिक ही हो, पर वो स्पेलिंग के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। पढ़ना तो वही ना, याद तो रखना पड़ेगा उसमें। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स का है ना 2 मीनिंग होता है। एक तो सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। सिंगुलर सेंस में इसको बोलते हैं टेक्निक, फॉर्मूला, मेथड। तो ये याद है सिर्फ, टेक्निक, फॉर्मूला, मेथड। साइंस ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, साइंस ऑफ काउंटिंग। एंड प्लूरल सेंस में इसको क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा में 2 आते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने डेटा को इसको स्टार मार्क किया ना इधर, ये डेटा स्टार मार्क के इधर किया, तो ये वाला इसी डेटा की बात हो रही है। इट इज द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। इसको प्लूरल में देखा जाएगा तो। क्लियर है पूरा यहाँ तक? पक्का? देखो बुक से देखते हैं अपन क्या क्या लिखा हुआ है। आप भी आ जाओ बुक में, और जहां मैं बोलूँ उधर अंडरलाइन करना। थ्योरी ये पूरा लिखा तो पाएंगे नहीं, सिर्फ समरी लिखा सकते हैं।
बाकी सब इसमें से देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। पेज नंबर है 191। ओके, तो यहाँ पे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेटा स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली होता क्या है, हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक डेटा बन गया, वही होता है स्टैटिस्टिक्स। समझो, मैं आज गया डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो जब डेटा इकट्ठा होने के बाद जो डेटा बनेगा अपने पास, जो आएगा, उसी को बोलेगा स्टैटिस्टिक्स। अब डेटा क्या लिया आपने, क्वालिटेटिव डेटा भी ले सकते हो। सो मुझे ये जानना है कि मार्केट में कितने टाइप के कलर है जो इंसानों में पाए जाते हैं। तो एक सांवला कलर हो गया, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। ब्लू कलर का होता है क्या इंसान? नहीं। तो जो मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं कलर का, तो वो भी क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स। तो अब तक किया नहीं अपन ने अभी इतना, हम इसे नंबर में खेलते हैं। जैसे मुझे वोटर चाहिए कि बोरीवली में कितने वोटर है, तो आप सब बिल्डिंग में जाओगे, काउंटिंग करोगे, इकट्ठा लाओगे डेटा, वो बन जाएगा स्टैटिस्टिक्स। क्या बन जाएगा? सर्वे करते हैं, सेंसस रिपोर्ट होता है, वो सब वो होता है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है कि नहीं? हर जगह यूज होता है, हर फील्ड में होता है। अब मुझे भी यहाँ पे जानना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फाउंडेशन में, कितने प्रेजेंट रहते हैं, कितनों के पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए, डेटा इकट्ठा किया, वो हो गया स्टैटिस्टिक्स। समझा कि नहीं आपको? स्टैटिस्टिक्स मतलब हर जगह यूज होगा अपने को। तो इसका हिस्ट्री देख लो, यहाँ पे सिर्फ आप एक बार अंडरलाइन कर लो, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लैटिन में इसका वर्ड क्या है? स्टेटस। इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक। क्लियर है ये? उसके बाद में अंडरलाइन करना सिंगुलर नाउन, टेक्निक, फॉर्मूला और मेथड। ठीक है? और इसके जो प्लूरल नाउन है वो होता है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। बस ये उसको साइंस ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं, साइंस ऑफ एवरेज भी बोलते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस देखना, कहाँ का यूज होता है। इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, कॉमर्स में भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, एग्रीकल्चर में भी होता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी में भी होता है, साइंस में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है। समझे? तो पूरा ऑलमोस्ट आ गया। अब तो सिर्फ नाम याद रखना, नाम याद भी क्या करना, ऑप्शन लिखना ऑल ऑफ दी अबव। बहुत सारे दिए रहेंगे क्या क्या यूज होता है, सब में यूज होता है, जो भी आएगा उसमें। कौन सा वाला? डिटेल नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, अपने कुछ भी नहीं करना। अंदर क्या पढ़ोगे आप? एग्रीकल्चर कुछ नहीं, तो खुद से बना के लिखा हुआ है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज होता है, जैसे अपने सोशल स्टेटस में हो गया अपना, कितने एम्प्लॉयमेंट है, क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, वो सब डेटा इकट्ठा करना है। कुछ ऐसा आता नहीं है क्या है इसके में, सिर्फ ये नाम याद रखना है। वेयर द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दिस आर द फील्ड्स। ओके, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपने पढ़ा था शॉर्टकट तरीके से। टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द नेचर। नेचर दो टाइप है, एक तो वेरिएबल होता है, एक होता है एट्रीब्यूट्स। एक वेरिएबल है, हमने क्या किया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वांटिटेटिव। समझे? तो यहां पर आप लिख लो क्वालिटेटिव, यहां पे लिख दो, अरे गलत, हाँ सही है, क्वांटिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव में दो आ गए, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल।
डिस्क्रीट को बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब डिस्क्रीट में क्या बताया था मैंने, द वेरिएबल विच कांट टेक ऑल वैल्यूज, सारे वैल्यू नहीं ले सकते, समझे, बट ओनली टेक द प्री डिफाइंड वैल्यूज एट सेट इंटरवल। क्या बोला है, प्री डिफाइंड, जिसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं काउंट करके डिफाइन कर सकते हैं, इतने स्टूडेंट है वगैरह, एट ए सेट ऑफ इंटरवल। एग्जांपल, क्लास दैट स्टूडेंट बिलोंग्स टू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ओके, ये तो लिखा हुआ ही आपने। एंड कंटिन्यूअस में क्या आएगा, द वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू, एग्जांपल हाइट ऑफ स्टूडेंट। अभी और डिटेल में दिया नहीं इन लोग ने ज्यादा अच्छे से, मैंने आपको बताया था कि इसमें कंटिन्यूअस में क्या हो सकता है, कैसे पहचानने का, कि समझो ये चेंज होते रहेगा, इसमें कोई भी डेसिमल में भी जा सकता है, रियल नंबर आ जाएगा या आपका होल नंबर आएगा, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता वैसा। क्लियर है यहां तक, पक्का? ओके, अब लिखो डेटा। फोर्थ पॉइंट, अटेंडेंस ले लेता हूँ तुम लोग का आज मैं भी डेली बेसिस पे। चलो, क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा में एक तो होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि आप खुद जाके इकट्ठा करके आओगे डेटा को। जैसे वो कपड़ा सिलने वाले होते हैं ना, दर्जी लोग, दर्जी क्या करता है, मेजरमेंट टेप से खुद मेजर करेगा, फिर डेटा इकट्ठा लेगा कितना कैसे मतलब अपने को करना है, तो खुद से मेजरमेंट लेता है ना वो। जैसे घर बनाना है तो कारपेंटर रहेगा, जो फर्नीचर करवाना है कारपेंटर खुद से माप लेगा, तो होता है प्राइमरी डेटा। एक समझो आपने बोला कारपेंटर को कि भाई इतना इतना भाई बेड बनाना है, आके बना लो, तो उसने खुद ने उससे मेजर नहीं किया, मेरे बात पे रिलाई किया, तो समझो डेटा किसी और ने इकट्ठा किया बट आप यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह होता है, जैसे अभी कोविड के टाइम पे ऐसा बोला था कि इतने लोग को कोविड हुआ, तो क्या आप देखने गए थे? नहीं, आपने तो दूसरा डेटा इकट्ठा लिया, किसी और ने कलेक्ट किया था, समझेंगे नहीं? तो सेकेंडरी और प्राइमरी देखो डेटा क्या। प्राइमरी डेटा क्या होता है, कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और एजेंसी। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, कलेक्टेड बाय इटसेल्फ। ओके, सेकेंडरी डेटा में क्या आएगा, कलेक्टेड बाय समवन एल्स,
बट यूज्ड बाय अनदर पर्सन। कोई और इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ और कोई और यूज कर रहे हैं, हमने इकट्ठा नहीं किया था। जैसे WHO की रिपोर्ट से पता चला ये हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, समझे? इन सब की रिपोर्ट आती है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो और आप यूज कर रहे हो, तो सेकेंडरी डेटा। चलो प्राइमरी डेटा के अंदर लिखो वापस से, कितने टाइप है इसके अंदर प्राइमरी डेटा में? इंटरव्यू मेथड, फिर क्या है? मेल क्वेश्चनरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, और एक और है बेटा क्वेश्चनरीज फाइल एंड sent by enumerators। और इसमें इंटरव्यू में एक और कैटेगरी है इनडायरेक्ट। 3 कैटेगरी बेटा इसमें। अच्छा ऐसा एरो बना देना। हाँ, क्वेश्चनरीज फाइल एंड सेंट बाय इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स मतलब एक कोई बंदा होता है जो सेंसस रिपोर्ट करता है। लिखा है ये?
क्या लिख लो, हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट डेटा। बस इतना ही लिखना। खेलते तो नहीं है कुछ। किसने? नहीं, तो सिर्फ खड़े हो जाते। तो अच्छा वो लोग बैट जीत गए हो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। मैं एक्चुअली आने वाला नहीं था, मैं आने वाला नहीं था, वो भी मैंने आपको बोल दिया फिर मैं ही नहीं आऊँगा। फिर वापस से बोले सर मैं गाय गाय में जा रही हूँ, मैं कपड़े भी वो ढंग के पहन के आए थे, मुझे जाना था बाहर। अभी बोले आप कौन सर, ये देखिले लगते हैं आप, वही ना जो हार गए थे। सर क्रेजी है मतलब क्रिकेट के लिए हार्दिक से थोड़ा। मैं तो कहा इतना चिढ़ रहा था। अरे वो तो मतलब जब मैदान में उतरते हो हर चीज में होना चाहिए डेडिकेशन, पढ़ाने के टाइम पे, खेलने के टाइम पे, डांटने के टाइम पे, सब कुछ। देखा था। हाँ, अरे वो तभी मैं वो लोग क्या है, ये लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक खेलेंगे और सपोर्ट मिलता है ना तो फिर कोई आउट नहीं बात कर पाता जल्दी। ऐसा बच्चे लोगों के साथ तो वैसे ही खेलना चाहिए, जो भी आउट तो आउट खेलो, जैसा रहेगा वैसा। कौन जीते थे क्या, कौन जीता था फिर मैच? हाँ, और वो हार गए। हाँ, मैं तो सिर्फ एक ही हारा, बाकी तो सब जीते हैं। चलो, कार्तिक सर कंटिन्यू आ रहे थे ना, 2-3 मैच। कार्तिक सर ने भी ये होता है, आएंगे और जाएंगे किसी दिन।
ओ थैंक यू तनिष्का सर, बट आप भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। चलो अभी ये समझो क्या है बेटा, हम लोग ना डेटा इकट्ठा करते हैं। ये तो कल भी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा और उससे डेटा इकट्ठा किया कि कौन कैसा खेलता है। ये भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन है जो आपने कलेक्ट किया। तो इसको पर्सनल प्राइमरी बोलेंगे कि सेकेंडरी बोलेंगे? प्राइमरी। कि आप खुद उधर थे और आपने खुद ने वो डेटा देख के इकट्ठा किया। अब इन लोग के लिए वो सेकेंडरी हो गया। ये आप लोग की बातों पे भरोसा कर रहे हैं कि ये सर अच्छा खेल रहे थे, ठीक है ना, ये हो गया सेकेंडरी डेटा ना, सूत्रों से खबर मिली है कि ये हुआ है, वो तो सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा में क्या होगा, इंटरव्यू करके देखो हम लोग क्या करें बताए, वी हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। समझे, हमें डेटा इकट्ठा करना है तो एक क्वेश्चन तैयार होगा, फिर अपन चैप्टर नंबर 14 करेंगे, 15 करेंगे, 16 करेंगे, ऐसा ये फ्लो ऐसा था पूरे सब्जेक्ट का। पहला चैप्टर नंबर 13 था कि डेटा इकट्ठा करो, इकट्ठा हो गया डेटा, फिर निकालो मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्यूडी, एमडी, एचडी, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, समझिए नहीं, रिग्रेशन, ये बाद में करो, पहले डेटा तो इकट्ठा करो। तो डेटा इकट्ठा करने का दो तरीका है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स कलेक्टेड बाय इटसेल्फ, इसके अंदर 4 मेथड है बेटा। सबसे पहला इंटरव्यू मेथड, मतलब आप इंटरव्यू लो दूसरों का खुद से और फिर डेटा इकट्ठा करो। अब इंटरव्यू में बेटा 3 टाइप है, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, और बेटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। किसी से पर्सनल इंटरव्यू लेना, उसको टाइम देना पड़ेगा ना कि भाई वो मुझे टाइम दे। जैसे मुझे लेना है इंटरव्यू समझो विराट कोहली का, तो कितना टाइम लग जाएगा उसके लिए, क्लियर है कि नहीं। फिर मैं डेटा इकट्ठा करूंगा उनके बारे में, फिर मैं क्या परफॉर्मेंस है वगैरह वगैरह। तो पर्सनल जो इंटरव्यू ना वो हमेशा नेचुरल कैलेमिटीज में लिया जाता है। मतलब क्या होता है नेचुरल कैलेमिटीज, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एपिडेमिक लाइक प्लेग, कोविड-19, ये सब इस केस में होता है पर्सनल इंटरव्यू। ऐसा क्यों कि यहाँ पे है ना, जो जैसे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज होगी, तो वहां पे जो पर्सनली अवेलेबल था उनसे पूछेंगे ना अपन कि आपने देखा रहेगा कैसे क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो होता है पर्सनल इंटरव्यू। एक होता है बेटा इनडायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट। अब ये क्या होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो एक्सीडेंट होता है वो तो पड़ा हुआ रहेगा, उसका इंटरव्यू लोगे, भाई कैसे लगा, क्या हुआ, देख के रोड क्रॉस नहीं किया था क्या, कौन सी स्पीड में, अरे मुझे मरने तो दो पहले, समझे ना ठीक से। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, उसमें पर्सनल इंटरव्यू का क्या काम आएगा। वहां पे अपन किसी और से पूछेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ, इनडायरेक्ट इंटरव्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई अगर एक्सीडेंट वाला केस है, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, तो कौन सा इंटरव्यू बेस्ट रहेगा, तो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। नेचुरल कैलेमिटीज है तो पर्सनल इंटरव्यू, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद टेलीफोन के थ्रू आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, कॉल के थ्रू, ये ज्यादा फास्ट होने वाला है, समझे, इसमें टाइम नहीं लगता। तो क्या लिखा, ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब पर्सनल में सोचो एक दिन में एक ही हो सकता है, पर टेलीफोन में तो ज्यादा हो सकता है। मुझे ये जानना है कि कितने लोग 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं इस एरिया में, 10th पास कितने लोग हैं। अब क्या सबके बिल्डिंग में जाओगे पूछोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप टेलीफोन घुमाओ। इसे आपका डेटा मिला हम लोग को ये स्कूल से, आप पास हो गए क्या, कितना मार्क्स आया आपका, तो हमारे यहाँ पे डेमो लेक्चर स्टार्ट होने वाले, तो आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं। तो ये होता है आपका कौन सा, टेलीफोन वाला, इसमें वाइड एरिया कवर कर सकते हो आप। उसके बाद ये लेस कंसिस्टेंट है, मतलब ये लेस कंसिस्टेंट क्यों है, कॉल नहीं उठाया तो डेटा इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। पर्सनल में तो जाके तो उसको बोलना ही पड़ेगा, थोड़ी गूंगा रहेगा, नहीं बोलेगा ना भाई पूछूंगा तो, समझेगी नहीं। तो यहां पे लेस कंसिस्टेंट, नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम, भाई नॉन रिस्पॉन्स, क्लियर, रिस्पॉन्स ही नहीं मिला अपने को तो। उसके बाद क्विक मेथड है, लेस एक्सपेंसिव एज कंपेरेटिवली, सस्ता रहता है। आज से तो रिचार्ज कितना सस्ता हो गया है,
समझे ना, एक दिन में बहुत सारे कॉल घुमा सकते हो आप। उसके बाद मेल क्वेश्चनरी क्या है? तो ये तो एरिया का कवर करता है वाइड, ये होता है वाइडेस्ट एरिया, बहुत ज्यादा। यहाँ पे लिखा हाँ, कवर वाइडेस्ट एरिया। ऐसा क्यों बेटा? मेल क्वेश्चनरी मेथड टेलीफोन से ज्यादा अच्छा रहता है। टेलीफोन में बार बार कॉल घुमाओ, डायल करो, वैल्यू नॉन, इसमें उसमें क्या, मेल में क्या होता है, एक साथ हजारों को मेल छोड़ दिया, क्वेश्चन भेजा, आंसर मिल गया। जैसे मुझे ये जानना है कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो, कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो बेटा? हाँ, राजकोट में। आपका सेंट जेवियर से बोरीवली में है ना अपना? मेयर। आप किधर है? कपोल। आप किधर है? ओहो, आप बेटा? मदर मैरी। किधर? आपका बेटा किधर है? कांदीवली। आप रहते किधर हो? अच्छा, उधर उधर। तो बेटा ये है कि समझो मुझे है ना, आप सब लोग का कॉलेज जानना है। चलो जब आप पर्सनल थे तो मैं पहचान लिया कि भाई कहाँ से स्कूल से बिलोंग कर रहे हो। अगर आप नहीं अवेलेबल होते तो मैं आप सबको एक क्वेश्चन भेजता था मेल के थ्रू, कि अभी डेटा फिल करके मुझे दे दो, आपका नाम लिखो, नंबर लिखो, स्कूल का नाम लिखो, पेरेंट्स का नंबर लिखो और भेज दो। तो एक साथ मैं बहुत सारे मेल छोड़ सकता हूँ, उसको बोलते हैं मेल क्वेश्चनरी मेथड। क्लियर कि नहीं? कवर वाइडेस्ट एरिया, इसमें भी नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम होता है, रिप्लाई नहीं। आज का कौन मेल देखता है? क्लियर है कि नहीं? आज का इंस्टाग्राम में भेजो तो देख लेंगे हम लोग, और वहां पे पता भी चलता है कि देखा ही नहीं देखा, आप लोग ने इग्नोर तो नहीं कर रहे हो। अब मेल में कैसे मालूम पड़ेगा इग्नोर किया कि नहीं किया, देखा कि नहीं देखा? फिर ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट डेटा। इसमें डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं। जैसे कि समझो आपको हाइट मापना है तो मेजरमेंट टैप होना चाहिए, ये कि इंस्ट्रूमेंट हो गया, उससे आप हाइट मापोगे। समझे कि नहीं? तो डेटा इकट्ठा कर रहे हो आप कैसे? ऑब्जर्वेशन करके, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उससे डेटा इकट्ठा कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। एक होता है क्वेश्चनरी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपने फाइल किया और उसको सेंड कर दिया। किसने? इन्यूमरेटर, मतलब जो सेंसस रिपोर्ट कर रहा है, मतलब जो एम्प्लॉय होता है जो रिपोर्ट निकालता है, ठीक है ना, उसने क्या किया, पूरा मेल क्वेश्चनरी किया, मतलब क्वेश्चनरी फाइल किया है। ऐसा क्वेश्चन बना है पेपर में, दे दिया आपको, आपने फिल करके मुझे दे दिए, तो फीडबैक फॉर्म होता है जैसा वैसा। ये दोनों सिमिलर जैसे होते हैं, मेल क्वेश्चनरी और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, ये आपका फिजिकल फॉर्म में हो गया। तो बेटा क्लियर है यहां तक? पक्का? एक बार आपको रीड करना है, ये रीड करना है, प्लीज रीड। यहां से आपको रीड करना है बेटा, यहां से कहां तक रीड करना है मैं बता देता हूं आपको। यहां तक, ऑब्जर्वेशन मेथड तक। एक बार रीड करो और कुछ डाउट रहेगा तो बताना। तो ओके, पढ़ा आपने ये बेटा? कुछ डाउट है? बेटा समझा ना आपको ये? कुछ भी डाउट नहीं इसमें? पूरा वही था जो मैंने बताया आपको, एक बार रीड कर लिया रहेगा आपने। ओके, और सेकेंडरी में देखो क्या था, देख लो सेकेंडरी में क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। एक होता है इंटरनेशनल सोर्स, एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस and publish the same is called as international source of secondary data, जैसे WHO,
ILO, IMF जो लिखा है आपने ऑलरेडी, पर इसमें अपने को अथॉरिटी है ही नहीं कि आप कलेक्ट करो डेटा। या जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है ना, उनको अथॉरिटी दी जाती है, तुम ये डेटा इकट्ठा करो फिर पब्लिश करो, आप नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट सोर्स कौन सा है? एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पब्लिश द सेम इज कॉल्ड गवर्नमेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, जैसे ISO, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन प्राइवेट एंड कॉस्टली सोर्सेस, गवर्नमेंट सोर्सेस, some organizations are collecting the data on behalf of the government under their rules and regulation. Data published by these agencies is called the private or quasi government, मतलब आधा गवर्नमेंट आधा पैसा, तो प्राइवेट और quasi गवर्नमेंट सोर्सेस, जैसे ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एडवांस रिसर्च, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, नेट सेट के एग्जाम होते हैं NCERT के थ्रू। फिर अनपब्लिश्ड डेटा, क्या लिखा है? स्टूडेंट्स हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड मेक द एनालिसिस एंड गिव देयर ओपिनियन सजेशन इज कॉल्ड रिसर्चर। Collected information is classified and presented by the scientific method. Statistical methods are used for analyzing and conclusions are drawn. This complete information is presented by the researchers to the university or respective education institute. It is not published by any publisher or agency and hence called unpublished data. ये कुछ काम का नहीं इतना। जैसे आपने क्या किसी स्टूडेंट को बोला कि भाई ये डेटा इकट्ठा करके मुझे दे देना, समझे? तो आपने डेटा इकट्ठा किया स्टूडेंट का, जैसे देखो किसी ने बोला कोई खबरी है अपने क्लास में, तो जाओ क्लास में देखो सर ने क्या पढ़ाया और मुझे बता देना शाम को, तो उसने भी डेटा इकट्ठा किया, खुद ने जाके नहीं, आपके थ्रू। ये कोई पब्लिश थोड़ी हो रहा है डेटा, ये तो सिर्फ आपको उनको डेटा मिल रहा है, समझे कि नहीं? ये अनऑथराइज डेटा होता है, मतलब ऐसा कि भाई इस पर रिलाई भी नहीं कर सकते। आप मुकर गए कि नहीं सर ने तो ये बोला, नहीं आपने तो बोला था, मैंने बोला ही नहीं कि मैंने ये सर ने ये पढ़ाया था, गड़बड़ भी तो हो सकती है उसमें। वैसा क्लियर है कि नहीं? किसी और के थ्रू रिसर्च करवा रहे हो, किसी और के थ्रू, और वो रिसर्च अपना पब्लिश नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अनपब्लिश्ड डेटा। यहां तक क्लियर? अभी देखो 5th पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए अपने। स्क्रूटनी, स्क्रूटिनी, क्या होता है स्क्रूटिनी? तो स्क्रूटिनी निकालते हैं ना अपन, चेक करते के टाइम पे, वेरीफाई करने के टाइम पे कि भाई ये मिस्टेक हुई है, समझे? चेकिंग करना, चेकिंग, स्क्रूटनी करना ऐसा। तो एक्यूरेसी पता चलती है स्क्रूटनी से कि कितने डेटा एक्यूरेट है कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि अभी है ना आपने फॉर्मूला बुक बनाया, चलो मैं अभी कल चेकिंग करूंगा, स्क्रूटनी निकालूंगा कि भाई किसने कितना किया, तो उससे क्या होता है आपके फॉर्मूले का जो ऑथेंटिसिटी है, फॉर्मूले की जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है ना, एक्यूरेसी वो पता चलेगी अपने को कि सही से लिखा है कि नहीं लिखा आपने फॉर्मूला, और डेली बेसिस पे आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, तो उसको बोलते हैं कि भाई एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड, डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, तो उसको स्क्रूटनी के थ्रू पॉसिबल है। ये जब आप सीए के अंडर में काम करोगे ना एज ए ऑडिटर, तो बहुत सारी कंपनी के आपको फाइल मिलेंगे, आप ऑडिट करोगे तो ऑडिट में स्क्रूटनी निकलती है, स्क्रूटनी निकालोगे आप, समझे? चेकिंग करके कि भाई सही है कि नहीं डेटा, समझे? मिल रहे ना, क्यों नहीं मिले? मैंने दिया था अभी, किसने मांगा था? कौन सा? देखो 20 तारीख तक का, तो अभी आपका काम है, आपको एक काम करना रहेगा, जिसको वीडियो चाहिए ना, कौन से डेट का, पूरा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलने का, आप डेट लिखो कि सर ये डेट का मुझे वीडियो नहीं आया। कि पता देखो डेली मेरे लेक्चर नहीं होते, डेली मेरे लेक्चर मैं सिर्फ डेली होते हैं, हफ्ते में से तो 2-3 दिन लेक्चर होंगे,
अगर आप डेट मेंशन करोगे ना कि सर ये डेट का वीडियो दो ना, यहाँ से ये डेट है, तो मैं सीधा एडिटर को भेज दूंगा, वो मुझे भेज देगा। अब आप बोलते हो मुझे टाइम टेबल देखना पड़ता है, टाइम कौन कौन सा जो लेक्चर, मुझे पता है कि भाई मई 10 से होगा, जो भी होगा, जो भी गड़बड़ हुआ अपना वो हॉलीडे के बाद का ही हुआ है, तो 10th में से इश्यू है, पर 10 में के बाद में कुछ तो आ चुके हैं शायद, एक बार देखना आएगा नहीं। तो मैंने चालू क्या किया था उसके बाद, मैंने एपीजीपी का ही भेजा है वीडियो, एपीजीपी का ही भेजा है मैंने। हाँ, तो फिर बोलते नहीं है। एक काम करो ना, आपका डेट ही बना, कितना तो लेक्चर हुए थे, 8-10 लेक्चर हुए रहेंगे, आप डेट भेज दो, तो ये डेट का चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेक्चर शायद कैंसिल हुआ रहेगा, तो एक दिन तो कैंसिल लेक्चर हुआ था, हाँ क्लास अवेलेबल नहीं था तब, तो उनको बोलो, ऐसे ही बोलो, मैसेज कर देना, लॉ का रहेगा ना तो लॉ का ही, या फिर काम करो मुझे ही भेजो, काम करो मुझे भेज देना कि सर लॉ करके डेट बना दो कि ये सही, इसका लॉ का लेक्चर चाहिए विश्वनाथ सर का, तो मैं वो भिजवा दूंगा आपका, समझे, मैं करवाता हूँ। देखो वो क्या, थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप रखो, डेली डेली का हो नहीं रहा है अभी, थोड़ा सा पहले के बाद। चलो स्क्रूटनी लिखा आपने, स्क्रूटनी क्या हो गया, अब हमारे क्लास का स्क्रूटनी निकाल रहे हो। तो डेंसिटी लिखो, ऊपर पॉपुलेशन आएगा, नीचे एरिया आएगा। डेंसिटी मतलब एरिया वाइज देखा जाएगा अपना, जो स्क्वायर फीट एरिया जो अपने घर पे एरिया होता है उसमें कितना पॉपुलेशन रह रहा है, तो वैसा डेंसिटी। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है बट एरिया तो उतना का उतना ही है, इसलिए अभी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, समझे कि नहीं। पहले समझो एक बंदे के लिए इतना एरिया इनफ था, अब इतना इतना एरिया कम हो गया, बंदे बढ़ रहे हैं ना, एरिया तो उतना एरिया भी बढ़ेगा, सो एरिया भी तो बढ़ाना चाहिए। युद्ध कर लो पाकिस्तान पे, एरिया अपने अंदर ले लो, चाइना को उड़ा डालो, समझे कि नहीं, तभी एरिया बढ़ सकता हो, तो कैसे एरिया बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया याद रखना, पॉपुलेशन अपॉन एरिया 6। ये होता है क्या देखो बेटा, ये होता है क्या देखो, सी यार, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्क्रूटनी ऑफ डेटा क्या था, सिंस द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। इट इज नेसेसरी टू चेक वेदर द डेटा अंडर कंसिडरेशन आर एक्यूरेट एज वेल एज कंसिस्टेंस, समझे कि नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा के एक्यूरेसी पता लगाते हैं और कंसिस्टेंसी, और कुछ काम का नहीं इधर। फिर ये एग्जांपल दिया हुआ है, एज एन एग्जांपल इफ द डेटा ऑफ पॉपुलेशन एरिया एंड डेंसिटी फॉर सम प्लेसेस आर गिवन, देन वी मे वेरीफाई वेदर दे आर internally consistent by examining the whether the relation density equals to population upon area hold. बेटा अभी सम करने वाले हम लोग, क्लास वर्क 1 फर्स्ट वाला, द वर्ड स्टैटिस्टिक, ध्यान से बेटा, ध्यान से अच्छे से, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, स्टेटस, ऑप्शन सी। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन डैश सेंस, नेमली डैश और डैश,
टू सेंसेस सिंगुलर और प्लूरल। तीसरा, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द, डेटा तो उसी में आता है, प्लूरल में आता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल में डेटा आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ, क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी। एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा बेटा, एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन क्या हो जाएगा, बोलो, इनकम ऑफ ए पर्सन क्या आएगा, डिस्क्रीट। मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, डिस्क्रीट। नेशनलिटी, एट्रीब्यूट। क्लियर है। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, एट्रीब्यूट है, ये भी कोई डेटा थोड़ी है, क्वांटिटेटिव थोड़ी है, क्वालिटेटिव है। एज वाला क्या आएगा, कंटिन्यूअस, एज आ गया कंटिन्यूअस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिस्टिकल डेटा, बोलो इसमें कौन सा है स्टैटिस्टिकल डेटा। राम इज 50 साल बुढ़ा, हाइट ऑफ राम इज 5.6 एंड श्याम एंड हरि इज 5.3 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली। हाइट ऑफ राम इज इतना एंड वेट इतना। सेल ऑफ ए वॉज मोर देन बी। देखो स्टैटिस्टिकल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डेटा इकट्ठा किए रहेंगे। तो ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें राम, श्याम और हरि तीन का डेटा इकट्ठा किया अपन ने। समझे, एक के दो डेटा ले रहे वो नहीं होता स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारों का होना चाहिए डेटा। क्लियर है कि नहीं। तो ऑप्शन बी को क्या बोल देंगे हम लोग, स्टैटिस्टिकल डेटा। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिगार्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल, कौन सा आएगा, नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली, वो क्या डिस्क्रीट। हाँ कौन सा, वेजेस पेड टू वर्कर्स, बेटा हाँ चेंज होते रहता है वो वेजेस, समझेगी नहीं, वेजेस चेंज होते रहेगा उनका। 13, सैलरी फिक्स होता है महीने महीने का पूरा। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, बोलो क्या आएगा ये बेटा, बोलो सेंसस रिपोर्ट के थ्रू डेटा इकट्ठा कर रहे हो, किसी रिपोर्ट के थ्रू डेटा इकट्ठा कर रहे हो, क्या आएगा, सेकेंडरी डेटा। वेरी गुड वेदांत। 14, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विथ ए मेजरिंग टेप, समझे, तो ये प्राइमरी डेटा। इसको और अच्छे से बोलेंगे तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग, समझे, वही प्राइमरी डेटा के टाइप होता है ना, खुद से आपने डेटा इकट्ठा किया खुद से। और सबसे फास्ट होने वाला डेटा कौन सा है, टेलीफोन इंटरव्यू। 16, नेचुरल कैलेमिटीज में कौन बेस्ट है बेटा, पर्सनल, आया ना ऐसा क्वेश्चन। 17, रेल एक्सीडेंट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट। 18, वाइडेस्ट एरिया बोला है, वाइडेस्ट एरिया, मेल क्वेश्चनरी। क्लियर है ये। फिर प्राइमरी डेटा ऑलवेज मोर रिलायबल कंपेयर टू, यस यस ये खुद ने किया ना, खुद ने पता लगा है, तो खुद का तो ट्रस्ट ज्यादा ही रहेगा ना अपने को। 20, इंटरनेट में हाँ सेकेंड डेटा ही होते हैं, वो किसी और ने डाले रहते हैं। 21, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट, दो ही तो होता है, और एक कौसी गवर्नमेंट भी होता है, बट ठीक है लिखा नहीं है, तो ये इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस। 22, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी डेटा के निर्भर है।
और मेरे नोट्स भी पढ़ लोगे तो ये पूरा और काम हो जाएगा। क्लियर है? पक्का बेटा? ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा। आगे बढ़ते बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। अटेम्प्ट योरसेल्फ आप कर लेना बेटा, बहुत ही सिंपल है ये। हाँ, अभी आ जाओ बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्लासिफिकेशन, लिखो इसको। इसको लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है। लिखा? देखो आराम से। लास्ट के दो तो आपको मालूम ही है। देखो, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। ये तीन तीन नाम में काम एक ही है। जैसे आपको डेटा इकट्ठा करना है कि सपोज अपने ना कॉलेज में लास्ट 10 इयर्स में कितने स्टूडेंट्स बने ग्रेजुएट, हमने कितने स्टूडेंट का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आपके कॉलेज में, लास्ट 10 इयर्स का डेटा चाहिए। तो वो हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। वो डेटा को वही बोलेंगे। जैसे आपने 10 साल का डेटा इकट्ठा कर लिया टाइम वाइज, वो क्या आएगा आपका क्रोनोलॉजिकल डेटा। डेटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स और इंटरवल। क्या बोला? सक्सेसिव टाइम पॉइंट और इंटरवल। तो याद रखना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद से तो हमें यह जानना है कि कौन से रीजन में कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आपके सीए के एग्जाम में ऐसे ही होता है, आपको सेंटर का वो नाम डालना पड़ता है कि आपको कौन से सेंटर में एग्जाम देना है। आप भले ही रहते हो बोरीवली में, पर आप समझो नेपाल में जाके भी एग्जाम दे सकते हो सीए फाउंडेशन के, तो वहाँ पे सेंटर रहेगा। तो आप अपने गांव में भी जाके एग्जाम दे सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ बताना पड़ेगा आप कौन से रीजन में जा रहे हो, तो रीजन वाइज डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आईसीआई करती क्या पता, देखो जैसे आपका यहाँ पे कौन से स्कूल में आता है सेंटर, जैसे एक एसई इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पे, एसई इंटरनेशनल, वहाँ पे भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है, अभी चल रहा था यहाँ पे। भीमा नगर सोसाइटी है वहाँ पर भी होता है, ठाकुर कॉलेज में भी होता है, फिर यहाँ पे शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी जो दहीसर में, यहाँ पर भी होता है। बोरीवली ईस्ट में योजना स्कूल करके वहाँ पर भी होता है। तो सर क्या स्कूल फिक्स होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। आईसीआई क्या करती है पता है, कि आपसे पहले फॉर्म भरवाती है, 1500 रुपये, कितना लेती है, 1500 रुपये लेगी, फॉर्म भरवाएगी। फॉर्म में एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, कौन सा रीजन चाहिए, वो आप फिलअप करते हो। फिर पूरे डेटा इकट्ठा आते हैं आईसीआई के पास। अब वो क्या करते हैं, फिर सेंटर लॉन्च करते हैं। समझो बहुत जन बोलेगी भाई यहाँ पे
दही सर में तो एग्जाम देने का नहीं है, आप ये पता नहीं पेपर कहाँ भेज देते, यहाँ सेवा करने, ये एग्जाम नहीं देना है आपने को। सुनो, किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं आगे एग्जाम का, तो फिर क्यों देंगे वहाँ पे सेंटर, नज़दीक सेंटर देंगे और दूसरा स्कूल को अप्रोच करेंगे हम लोग। समझे, हमारे भाईंदर में भी 3 ही स्कूल है जहाँ पे सेंटर होते रहते हैं। एक स्कूल था तपोवन करके वहाँ पे, इस बार तो तपोवन में दिया ही नहीं सेंटर, इस बार से अभिनव कॉलेज में दिया, JS पौधार में दिया, SM पब्लिक स्कूल में दिया, SM पब्लिक करके। तो ऐसा मतलब चीज़ है कि अलग अलग डेटा देते रहते लोग। तो ये होता है, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल और क्या, स्पेशियल सीरीज डेटा। समझे, ये याद रखना है, स्पेशियल सीरीज और ज्योग्राफिकल रीजन जो भी रहेगा वो। तो डेटा अरेंज रीजन वाइज, बस ये याद है, डेटा अरेंज रीजन वाइज। देन क्वालिटेटिव को बोलते हैं बेटा ऑर्डिनल, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। एंड क्वांटिटेटिव को बोलते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल कार्डिनल। तो डेटा क्लासिफाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द एट्रीब्यूट, तो ये क्वालिटेटिव हो गया, जो पढ़ा भी है अपने एट्रीब्यूट के बारे में। एंड डेटा क्लासिफाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल में 2 आता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। समझे कि नहीं, तो ये अपना हो चुका है दोनों। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी वाला डेटा, इसको बोलते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। कि यहाँ पे नंबर आते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी डेटा भी बोलते हैं इसको, उनको क्या बोलेंगे, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। ये समरी आपको समझ में आ गया, पक्का। सबसे अच्छा पॉइंट नंबर 8, ये सारे मैं कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज डिराइव कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज लिखा हूं मैंने। स्टार्टिंग के 6 पॉइंट पढ़े आपने, उसमें आपने क्लास वर्क 1 उड़ा दिया पूरा अच्छे से। फिर आपने कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हो, 7th किया, और अभी 8 करने जा रहे हो। लिखो बेटा 8 वाला, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ अच्छा है। बस डेटा को पहले तो आपने इकट्ठा किया प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से। अब डेटा इकट्ठा होने के बाद उसको प्रेजेंटेशन देना है। तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सबसे पहला है टेक्सचुअल, फिर टेबुलेशन, तीसरा डायग्रामेटिक, बेटा टेक्सचुअल का मतलब क्या होता है, बस रिटर्न करके टेक्स्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। जैसे आपके स्कूल टाइम पे देखो ज्योग्राफी आपने पढ़ा रहेगा, कुछ डायग्राम भी नहीं था इतना, सोचिए मराठी पढ़ा रहेगा, कुछ डायग्राम नहीं, हिंदी पढ़ा रहेगा, कुछ डायग्राम नहीं, साइंस में कुछ कुछ डायग्राम होते थे, तो अच्छा भी लगता था साइंस का बुक पढ़ने में, मैप वगैरह। हाँ, तो ये टेक्सचुअल बहुत ही डल होता है, मतलब डल मतलब बहुत ही गंदा, मोनोटोनस, एंड कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, तो बहुत ही गंदा ये मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन है। ऐसी बुक को तो पढ़ने का मन ही नहीं करता जो टेक्सचुअल फॉर्म में ही है, सिर्फ डायग्राम ही नहीं है कुछ भी। फिर अपनी लॉ की बुक कितनी अच्छी बनाई गई है, डायग्राम भी है पूरा अच्छे से, ऐसा। उनका लेक्चर रखा था भिवन। चलो लिखा है। उसके बाद टेबुलेशन क्या होता है, ये बेस्ट मेथड है,
याद रखना अंडरलाइन बेस्ट मेथड बिकॉज इट इज मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि टेबल के थ्रू बहुत ही अच्छे से रहेगा, अपने को पूरा चीजें समझ में आएगी, कंपैरिजन भी होगा, ठीक है ना। तो ये बेस्ट मेथड है। और डायग्रामेटिक तो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो यह क्या लिखा, मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, हिडन ट्रेंड कैन बी नोटिस, कुछ छुपा हुआ ट्रेंड, ट्रेंड मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ भी ऐसा इंक्रीज डिक्रीज वो नोटिस कर सकते हैं अपन डायग्राम के थ्रू। और ये कैसे होगा, डायग्राम्स, चार्ट्स एंड पिक्चर्स, ये तीन के थ्रू आएगा। ये आपका डायग्राम की टाइप है, डायग्राम्स, चार्ट्स एंड पिक्चर्स। ओके, अब जो टेबल होता है ना, टेबल, टेबल देखो कैसा दिखता है टेबल, पता है आपने बनाया रहेगा। हाँ, कोरिलेशन रिलेशन हो चुका है आपका, उसमें बायवेरिएट डेटा था ना, बायवेरिएट डेटा, उसकी बात हो रही है। देखो ऐसा टेबल, एक्स वाई, कॉलम हो गया, रो हो गया, टेबल के नाम भी लिखते थे ऊपर, समझे कि नहीं। अब ये टेबल है तो इस पे कितने टाइप है, टोटल 4 टाइप है। टेबल के दो पार्ट्स की बात हो रही है, टेबल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ध्यान में बेटा इधर। जो ये कॉलम होता है ना, कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम है, कॉलम है, सब कॉलम, इसको बोलते हैं बेटा कैप्शन। क्या बोलते हैं, कैप्शन। सी बोले तो कॉलम, सी बोले तो कैप्शन, ऐसा याद रहेगा। ये अपर पार्ट ऑफ द टेबल होता है, ये आता है एग्जाम में बेटा। कैप्शन किसको बोलते हैं, अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइबिंग द कॉलम एंड सब कॉलम, कॉलम और सब कॉलम को डिस्क्राइब करता है। क्लियर है ये। उसके बाद में बॉक्स हेड क्या होता है, बॉक्स हेड, ऊपर भी आएगा कुछ नाम, नेम आ जाएगा इस टेबल का। तो ये पूरा नाम और इसको मिला के कैप्शन को भी मिला दो, कैप्शन और साथ में ऊपर वाला पार्ट भी उसका जो हेडिंग रहेगा। तो क्या लिखा है, इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड द कॉलम एंड सब कॉलम, नंबर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स अलोंग विद द कैप्शन। तो ऐसा बोल सकते हो कि कैप्शन इज द सबसेट ऑफ बॉक्स हेड, बॉक्स हेड का बेटा होता है कैप्शन, समझे कि नहीं। सबसेट, सबसेट सुना है, सबसेट, सेट और सबसेट। तो कैप्शन इज द सबसेट ऑफ बॉक्स हेड, कि ऊपर वो बॉक्स हेड रहेगा उसके अंदर कैप्शन आएगा, समझे। कैप्शन के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं आता, यूनिट्स बने, वो सब यूनिट्स ना, यहाँ लिखते थे अपन यूनिट्स, ये सब अपने को बॉक्स हेड में आ जाएगा। अब स्टफ क्या होता है, स्टफ बेटा, स्टफ मतलब लेफ्ट, ये वाला रो का हेडिंग, ये स्टफ होगा, रो वाइज हेडिंग है ना वो। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइबिंग द रोज, जो रो को डिस्क्राइब करता है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो। फिर बॉडी मतलब होता है ये मिडल वाला बॉडी पूरा, इसको बॉडी बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसके अंदर, ये बॉडी होता है अपना। मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन द न्यूमेरिकल फिगर, इसके अंदर न्यूमेरिकल फिगर लिखते हैं अपन। सीधा बाइनरी डेटा को सर्च करो ना, जैसा हमने पढ़ा था बाइनरी डेटा के बारे में, जो फ्रीक्वेंसी लिखी थी आपने पूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सम बनता ही बनता है। एक मार्क्स तो कंफर्म पकड़ ही लो इसमें से। ये चारों याद रखना है कि कैप्शन क्या होता है, बॉक्स हेड क्या होता है, स्टफ क्या होता है, बॉडी क्या होता है। थ्योरी वाले क्वेश्चन में ना पूछेंगे नहीं भाई कि जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, तो क्या आएगा, स्टफ आ जाएगा, समझे। अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइबिंग द कॉलम एंड सब कॉलम, नहीं कैप्शन। सी अपर वर्ड यूज मत करो। अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइबिंग द कॉलम एंड सब कॉलम इंक्लूडिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो आएगा बॉक्स हेड। तो ये सब समझो क्या क्या है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आ जाएगा ना, तो आ जाएगा बॉक्स हेड, वरना सिर्फ कैप्शन ही बनेगा, कॉलम एंड सब कॉलम की बात करेंगे तो। बेटा एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं मैं आपको, इतना सारा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो काम की चीजें वो बता रहा हूं। और ये चैप्टर जैसे ही हो जाएगा ना अपना ये चैप्टर, तो 10, 10, 20, 30, 30 मार्क्स का स्टेट्स कवर हो जाएगा। ये 10 मार्क्स का, ये चैप्टर 10 मार्क्स का बेटा। फिर 14 चैप्टर भी 10 मार्क्स का, तो 10, 10, 20 हो गया। इंडेक्स नंबर 5 नंबर,
इंडेक्स नंबर 5, 5 वो भी हो गया। तो 10, 20, 30 तो हो गया ना। फिर 10 मार्क्स का रह जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, करेंगे अरे। अपना टारगेट देखो जून तक ही है, जून में खत्म कर दो। भले पहुंचने का ड्यू डेट तो मैंने जुलाई रखा हुआ है, उसी के हिसाब से हो रहा है। चलो लो, इस बार लेक्चर कितने लॉक है? तो बाद में फिर लॉक के ज़्यादा हो जाएंगे हम लोग का, जो गैप हो जाएगा तो हम बाद में बिजी होने वाले हैं ना। हम लोग 11th आ रहा है, 12th आ रहा है, सब प्लानिंग के हिसाब से होता है ना बेटा आप लोग का सब। आपको नंबर दे दिए सब हम लोग ने, और क्या चाहिए तुम लोग को। चलो हुआ है लिख के बेटा। इसे बात करती रहती है और जिसको नहीं चाहिए वो करती रहती है, कैच पकड़ती रहेगी पता नहीं। और 3 मैच खेला मैं, 3 मैच। ये नहीं क्यों कर रहे हो ना, वो स्मार्ट है। गर्ल्स में गर्ल्स ही बॉलिंग करेगी, तो गर्ल्स खेला, गर्ल्स आउट हो गई, फिर बॉयज आ गए, फिर बेचारी गर्ल्स को तो पूरा एकदम 6 पे 6 मार दो। वैसा तो हम लोग थोड़ा ईमानदारी से गर्ल्स को भेज रहे थे और खिला रहे थे। लेकिन मज़ा आता है सब, आप लोग भी फैमिली साथ ऐसा खेलने जाया करो। क्या तो थोड़ा बॉडी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसमें क्या है। कितना मेहनत किया कल, देखा ना कितना मेहनत, पूरा एक्टिवनेस। वीडियो उतारे कि नहीं तुम लोग ने, वो बताओ मेरे लिए कि नहीं वीडियो। ग्रुप में भेजो ना, फिर क्या एंजॉय करे, वीडियो लेना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है वो। क्यूए के ग्रुप पे भेजता है, ठीक है। ओह वीडियो भेज देना, ऑडियो वीडियो भेज देना मेरे को। चलो यहाँ तक क्लियर है अपने को। अच्छा एक और है इसमें पार्ट बेटा, फुट नोट, कि ये टेबल कहां से लिया गया है, डिस्क्राइबिंग द सोर्स ऑफ डेटा शोन एट द बॉटम पार्ट ऑफ द टेबल। ये ना टेबल के बॉटम पार्ट में लिखते हैं एकदम लास्ट में कि टेबल कहां से उठाया गया है। टूर्नामेंट तो चल रहा है हम लोग का। अच्छा लगता है बैट देखने में भी, अच्छा लगता है सब बैट क्रिकेट। तो मौसम भी तो मस्त है एकदम, बस
सो बेटा यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? पंचायती नहीं? ठीक है, ओके। देखो बेटा, आ जाओ थ्योरी में आ जाओ फटाफट। कुछ टिक मार्क करना है, सब लिखते नहीं बैठेंगे हम लोग। हमने पढ़ा सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये हो चुका है अपना। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मोड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टेक्सचुअल एंड टेबुलेशन, 3 होता है। तो टेक्सचुअल, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक, ये सब तो लिखा दिया, इसमें से मत करना, ये तीनों हो चुका है यहाँ पे। हाँ नहीं, अब इसको टिक कर लेना। टाइप्स ऑफ टेबल, टिक टाइप्स ऑफ टेबल, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल में क्या होता है, एक ही वेरिएबल होगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई तो वाई रहेगा, सिंपल टेबल। एंड कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है, दो वेरिएबल रहेंगे आपके, 2 और मोर वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल तो हो गया बाइवेरिएट डेटा वाला फ्रीक्वेंसी जो आपने पढ़ा था, 2 वेरिएबल वाला, तो होता है कॉम्प्लेक्स टेबल बनता है उसके लिए। अब याद ध्यान दो, ये फॉर्मेट है, देखो हेड नोट रहेगा, सब हेडिंग रहेगा, समझे कि नहीं? स्टॉप बोलते हैं, ये इसको स्टॉप बोलते हैं, इसको कैप्शन बोलते हैं ना। कैप्शन देखो, ये कैप्शन लिखा है इधर, कॉलम्स ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है बेटा, मैं बता देता हूँ क्या है। ये टेबल बना हुआ है ना, तो जो कॉलम एंड सब कॉलम है ये इसको बोलेंगे कैप्शन। जो लेफ्ट पार्ट है ना ये, इसको बोलेंगे स्टॉप। और इसके ऊपर हेडिंग भी रहेगी, यूनिट्स भी दिया रहेगा। तो इस पूरे को जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें कैप्शन भी आ जाता है, उसको बोलेंगे बॉक्स हेड। और जो अंदर है पार्ट, अंदर बॉडी, ये बॉडी हो जाएगी। और सबसे नीचे लिखेंगे सोर्स, नीचे ये फुट नोट ना, फुट नोट, ये सोर्स हो जाएगा। बस यही तो चीज़ है, बॉक्स हेड, कैप्शन, स्टफ, बॉडी, फुट नोट। समझे कि नहीं? याद रखना, बॉक्स हेड, कैप्शन, स्टफ, बॉडी, फुट नोट, याद रहेगा अपने। स्टफ कैप्शन, स्टफ कैप्शन, ऐसा है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो क्या है बेटा, ये भी हमने लिखा था ना, मोस्ट अट्रैक्टिव होता है वगैरह वगैरह सब लिख दिया था अपन ने। अब बेटा ये आपको स्टिक मार्क कर लो। टाइप्स ऑफ डायग्राम में 1 डायमेंशनल डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है और पिक्टोग्राम होता है। ये याद रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। 1 डायमेंशनल में आता है लाइन और बार डायग्राम आते हैं। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पाई। 3 में क्या आएगा, क्यूब्स, सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। और पिक्टोग्राम, पिक्चर आएगा, जो कोई होता ही नहीं ना, उसमें डायमेंशनल ही नहीं होते हैं, पिक्चर रहते हैं वो। तो ये 4 याद रखना बेटा, ये 4, हाँ 1 2 3 4। अब सिर्फ समझो कैसा दिखता है सर ये सिंपल लाइन डायग्राम क्या होता है, बार के बीच में बता रहा हूं आपको कैसे दिखता है ये पूरा। ध्यान दो इधर, सिंपल लाइन चार्ट क्या है? सिंपल लाइन चार्ट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ओनली 1 सीरीज। जैसे आपका x वेरिएबल है और y वेरिएबल, तो किसी एक को ही बता सकते हैं, तो x को बताओ या y को बताओ, दोनों को साथ में नहीं बता सकते अपन, तो सिर्फ एक ही सीरीज को आप बता सकते हैं। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ओनली 1 सीरीज। इन दिस मेथड पॉइंट्स आर प्लॉटेड एंड जॉइंड बाय द सेगमेंट्स। इसे किया भी रहेगा आपने, जैसे देखो यहाँ पे 96 में 5 था, फिर ये था, ऐसा। ओके, सिंपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट में क्या होता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द 2 और मोर सीरीज विच आर एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। याद है ना, सेम यूनिट। यहाँ पे अंडरलाइन क्या करना पता है, 2 और मोर सीरीज सेम यूनिट, यूनिट भी सेम है, तो उसके लिए मल्टीपल लाइन। अच्छा, यूनिट अलग होता तो मल्टीपल एक्सिस आगे आएगा, मल्टीपल एक्सिस करना पड़ेगा। तो याद है ना, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं वही काम की चीज है बस। यहां पे हाईलाइट में क्या करवा रहा हूं,
टू और मोर सीरीज सेम यूनिट, याद ही कर लो उसको, मल्टीपल लाइन, ठीक है, मल्टीपल लाइन चार्ट। इट इज यूज टू चेक द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा, कि दो सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, आपने एक सम किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, ओ भाई एक सम किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, जिसमें डिविडेंड बाय कंपनी ए, डिविडेंड बाय कंपनी बी, और बोला था कि विच कंपनी इज मोर कंसिस्टेंट, तो वहां पे आपने अप्लाई किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में रिलेटिव वाला किया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज किया था सीवी, कि जब दो या दो से ज्यादा सीरीज दी रहेगी तो रिलेटिव, अदरवाइज एब्सोल्यूट, तो सीवी जिसका कम था वो आएगा मोर कंसिस्टेंट, क्लियर है कि नहीं। तो जब सीरीज ज्यादा होता है ना, दो से ज्यादा, तो अपन इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि चेक द इंटरनल कंसिस्टेंसी मीन मल्टीपल लाइन चार्ट में, ठीक है। सिंपल लाइन चार्ट में क्या करोगे, अगर चाहिए तो आप बाद में फिर अपने एक थ्योरी नोट्स भी बना सकते हो, अगर लिखना रहेगा आपके फॉर्मूला बुक में, तो वो आपका काम रहेगा, मैं हाईलाइट तो करा के रख रहा हूं आपको। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द वन सीरीज, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ठीक है, मीनिंग थोड़ी कैसे बनाते हैं ग्राफ, वो उससे क्या मतलब है। ओके, ये देखो ऐसा दिखता है मल्टीपल लाइन में, वेट भी है राइस भी है, एंड दोनों की क्वांटिटी आपको दी हुई है मैट्रिक टन्स में, तो यूनिट सेम ही है, तो एक ही अपन एक्सिस में लिख सकते हैं, अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर। तो ये आपका, आप क्या समझो, ये वाला है अपना वीट वाला, और ये वाला क्या है, राइस वाला, समझे, डॉट डॉट डॉट। अब मल्टीपल एक्सिस चार्ट क्या लिखा है, टू और मोर सीरीज इन डिफरेंट यूनिट, वो सेम यूनिट था, डिफरेंट यूनिट आ गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखो प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दिया है केजी में, ये दिया रुपीस में, इसीलिए अलग अलग एक्सेस यूज करेंगे, यूनिट अलग अलग है ना, दोनों केजी में होता तो फिर ऊपर वाला डायग्राम फॉलो करते हैं। तो ये देखो दो दो बना दिया मैंने, यहाँ पे लिखा भी था टू और मोर वर्टिकल एक्सेस बनते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल नहीं है वर्टिकल, ईयर तो एक ही है ना अपना, ये ईयर तो एक ही है अपना, ये समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ईयर तो सेम ही था आपका, तो इधर हॉरिजॉन्टल तो सेम ही बनेगा एक ही, बट ये बन गया वाई एक्सिस, ये भी वाई वन एक्सिस, दो दो वाई एक्सिस बन गए अपने, एक में क्या बताएंगे हम लोग प्रोडक्शन वाला, दूसरे में प्रॉफिट वाला बताएंगे, क्लियर है कि नहीं, एक में नहीं बता सकते अपन। उसके बाद रेशियो चार्ट क्या होता है, जब अपन ना लॉग टेबल, लॉग वाले, लॉग को आपको प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर, लॉग वाले को, लॉग वैल्यू को प्लॉट में, ग्राफ में प्लॉट करना है, तो क्या आएगा, रेशियो चार्ट। इसमें याद रखना, रेशियो चार्ट में वाइड रेंज, अगर समझो अपना डेटा में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, ठीक है, और लॉग इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, समझे, लॉग वाई की वैल्यू को अपन प्लॉट करते हैं, और ज्यादा होना चाहिए फ्लक्चुएशन, ये सब आते हैं नोट थ्योरी में, इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो रेशियो चार्ट वाला, चलो यहां तक क्लियर है अपने को, ये चार्ट की बात हो रही थी, आपकी लाइन की बात हो रही थी। अब बात करेंगे बार डायग्राम की। अब बार डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डायग्राम यूज्ड इन द प्रैक्टिस, तो हमने बहुत बार देखा रहेगा, जैसे आप मैचेस देख रहे हो तो वहां पे बार डायग्राम ही बनते कि पहले ओवर में कितना रन बनाता, दूसरे में कितना रन बनाता, समझे कि नहीं। दे आर कॉल्ड वन डायमेंशनल बिकॉज इट इज ओनली द लेंथ ऑफ द बार दैट मैटर्स एंड नॉट द विथ, लेंथ मैटर करती है, विथ मैटर नहीं करती इसमें, क्लियर है कि नहीं। उसको वन डायमेंशनल बोलते हैं बार डायग्राम, वो तो हमने लिखा था ना ऊपर ही कि वन डायमेंशनल में क्या क्या आते हैं, याद रखना पड़ेगा, बार डायग्राम वन डायमेंशनल में आता है, ये भी आता है एमसीक्यू, समझे, ये भी एमसीक्यू आएगा, 1 2 3 डायमेंशनल क्या होता है। तो सबसे पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, मतलब सारे के सारे जो भी आपकी बिल्डिंग है वो लेटी हुई बिल्डिंग है, खड़ी बिल्डिंग नहीं है, तो लेटी हुई बिल्डिंग है, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बार। ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं हम लोग ने आज तक, हॉरिजॉन्टल वाला ऐसा कभी नहीं देखा हमने स्कूल के टाइम पे, क्योंकि आप जो डेटा यूज करते थे स्कूल में वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा था,
अभी ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है हॉरिजॉन्टल, तो समझेंगे नहीं? तो ये कब यूज होता है? जब डेटा हो जाता है क्वालिटेटिव। अभी मालूम पड़ेगा कि जो दो टाइप के डेटा होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव भी होता है। समझेंगे नहीं? अगर क्वालिटेटिव को रिप्रेजेंट करना है तो आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। नंबर ऑफ डेथ्स सेम थोड़ी होते हैं डेथ्स। और डेथ मतलब कितने डेथ हुए, हाँ वो भी क्वालिटेटिव होता है। डेथ का बारे में बोला हुआ है, बर्थ डेथ हो गया है, नेशनलिटी हो गया। देखो क्वांटिटी में ऐसा हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, समझे? और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? समझो कि आपका नेशनलिटी पूछा है, नेशनलिटी हो गया है, और क्या रीजन पूछा है, जेंडर पूछा है, वो सब आ जाता है। और उसको वैसे ही बता ही नहीं सकते, कैसे? उसको भी बताने के लिए नंबर में बताना पड़ेगा ना उसको, वो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ थ्योरी पर्पज के लिए याद रखना है अपने को। कैसे बताओगे बिना नंबर के? कैसे शो करेंगे कि बिल्डिंग कितनी बड़ी बनेगी? समझे कि नहीं? ऐसा। तो रिलेटेड टू द स्पेस और एरिया हो गया अपना। वर्टिकल में क्या याद रखना? वर्टिकल में क्वांटिटेटिव डेटा, क्लियर है? वर्टिकल में याद है ना, हॉरिजॉन्टल में क्वालिटेटिव, वर्टिकल में क्या आएगा? क्वांटिटेटिव डेटा। आगे मल्टीपल बार डायग्राम और जॉइंट बार डायग्राम। अब ये क्या होता है मल्टीपल बार डायग्राम? मतलब एक से ज्यादा बिल्डिंग रहेगी, जब दो वेरिएबल दिए रहेंगे तो यूज करेंगे ये। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट टू और मोर नंबर रिलेटेड टू ईच ग्रुप, ठीक है? अरे समझा कि नहीं? दो उसके बाद सब डिवाइडेड बार डायग्राम, when total and their component of the group are the represented then sub divided bar diagram is used। देखो डिवीजन करना है, कंपोनेंट ऑफ ग्रुप्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड। कंपोनेंट मतलब ग्रुप के अंदर क्या कंपोनेंट क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन एंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच डिवीजन, देखे? एग्जाम्पल कुछ और है और डायग्राम कुछ और है, वो अलग दिया हुआ, ठीक है? ये समझ ना, सब डिवाइडेड क्या होता है? कंपोनेंट होंगे ना, कंपोनेंट, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। फिर परसेंटेज में क्या होगा कि सारी बिल्डिंग तो सेम ही बनेगी, उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है अपने को। है कंपोनेंट ये। परसेंटेज बार आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन स्टैटिस्टिक्स वर्क विच रिक्वायर द portraits of relative changes in data, portrait of relative change of data. When such diagram are prepared, the length of the bar is kept equal, जैसे 100 तक रखना है अपने को परसेंटेज, and segments are cut in their bars to represent the components of an aggregate। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है? वन डायमेंशनल हो गया अपना। अब बात करेंगे टू डायमेंशनल बार डायग्राम की, इसको बोलेंगे पाई डायग्राम। देखो पाई डायग्राम में आपको सबसे पहले तो है ना गिवन वैल्यूज को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगल। और पाई डायग्राम में जो 360 डिग्री होता है, कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा 360 डिग्री क्या होता है? जैसे सूर्य कुमार यादव जो शॉट मारता है 360 में मारता है, सब जगह, पीछे भी, आगे भी, इधर भी, एकदम पूरा सब जगह स्कोर कर रहा है, उसको बोलते हैं 360 डिग्री। तो आपको सारे नंबर्स को 360 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला ऐसा है, नंबर डिवाइड बाय टोटल इंटू 360 डिग्री। क्या बोला मैंने? नंबर डिवाइड बाय टोटल, ये देखो नंबर डिवाइड बाय टोटल इंटू 360, वैल्यू ऑफ द टोटल अपॉन वैल्यू कंपोनेंट। ये क्या लिखा है? लिखो नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर इंटू 360 डिग्री, ये फॉर्मूला
क्लियर? जैसे ड्रॉ ए पाई डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्या लिखा है देखो, टोटल कितना है, 200 है। ये नंबर से 70, तो इसका मुझे करना है कन्वर्ट डिग्री में, तो 70 डिवाइड बाय 200 इंटू 360 डिग्री आ गया 106 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे अपन डिग्री में, और फिर ये बन गया देखो पाई। देखो मटेरियल कितना परसेंट है वगैरह वगैरह लिख दिया, ऐसा बना दिया अपन ने। बनाने को नहीं आएगा आपको, ऐसे पहचानने को आएगा, थोड़ी थोड़ी बनाते बैठेंगे हम लोग। क्लियर है ये बेटा? ये ध्यान दो, इधर ये पढ़ना पड़ेगा आपको। 2 डायमेंशनल बार डायग्राम, व्हेन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ बार इज कंसीडर देन इट इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल। लेंथ भी कंसीडर करते हैं, विड्थ भी कंसीडर करते हैं। इन सच केस द एरिया ऑफ द बार रिप्रेजेंट्स द गिवन डेटा। एरिया रिप्रेजेंट करता है गिवन डेटा को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिया डायग्राम और सरफेस डायग्राम। तो इसको अंडरलाइन कर लो, जो आपका एरिया डायग्राम और सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं इसको। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल बार डायग्राम इज इंक्लूड पाई चार्ट, रेक्टेंगल, स्क्वायर डायग्राम। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज पाई डायग्राम, और पाई चार्ट भी बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कल डायग्राम। तो इसके 3 नाम हो गए, पाई डायग्राम, पाई चार्ट और सर्कल डायग्राम। पाई डायग्राम, सर्कल डायग्राम, as the name suggests, a circle is used to represent the given data. A circle is divided into the number of sectors representing the different components of the variable. The area of each sector is proportional of the values of the component. Multiple bar diagram and subdivided diagram can also be used when there are more than 2 components of a वेरिएबल। अभी किया भी था आपने सब डिवाइडेड वाला और मल्टीपल वाला बार डायग्राम, जिसमें ज्यादा कंपोनेंट होते थे। क्या होता है कंपोनेंट? समझो मुझे स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना है कि स्टेट्स में कितने चैप्टर है और उसका वेटेज क्या क्या है। कितने चैप्टर है बेटा स्टेट्स में, बताओ कितने चैप्टर है स्टेट्स में बेटा? स्टैटिस्टिक्स में 6 चैप्टर है और 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का है। ध्यान से देखना, मैं ग्राफ बना रहा हूं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 50% मार्क्स कवर करते हैं। 10 मार्क्स 10 मार्क्स। और बाकी के जो चैप्टर हैं 15, 16, 17, 18। तो जो चैप्टर्स आर द कंपोनेंट्स, चैप्टर्स आर द कंपोनेंट। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो आपने बता दिया किसमें, पाई चार्ट में। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा आपको? ये वाला डिवाइड किया अपन ने, कैसे किया आप समझो। ये एक से ज्यादा कंपोनेंट है तो ये किया। समझो 2 ही कंपोनेंट होते तो फिर पाई चार्ट बनाना गंदा दिखता है। तब हम लोग है ना, तब हम लोग या तो बना लो मल्टीपल बार डायग्राम, हाँ ऐसा ऐसा, समझे कि नहीं? या फिर क्या बना लो आप, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसको डिवाइड करो ऐसा हाफ हाफ, समझे कि नहीं? या तो बाजू बाजू में लिखो ये कितना वो कितना, या सब डिवाइडेड। तो 3 मेथड बता रहा हूं मैं आपको। जब ज्यादा ही कंपोनेंट हो जाएंगे तो पाई चार्ट अच्छा रहेगा। इसमें कितनी सारी बिल्डिंग बनाओगे एक ही में, 5 बिल्डिंग थोड़ी बनाओगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने को। समझ गया रहेगा आपको ना ये? फिर क्या रहेगा, बट व्हेन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर लार्ज, व्हेन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर लार्ज देन द पाई डायग्राम इज बेस्ट। क्लियर है? पक्का?
परसेंटेज में क्या होता है, समझो आपको है ना ईयर वाइज डेटा दिया हुआ है, समझो नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए कि हर अपने सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में कितने बॉयज और गर्ल्स है। तो अगर डेटा आपको ऐसे दिए रहेंगे, देखो बॉयज गर्ल्स, इसके पहले जो एग्जाम हुई थी समझो जैन 2023 में कितने थे, फिर उसके बाद में मई 2023, सितंबर 23, उसके बाद में जैन 24, मई 24, सितंबर 24, ठीक है, ये डेटा दिया है। इसमें समझो बॉयज थे टोटल 15,000, गर्ल्स थी 20,000, ठीक है ना, ऐसे सबका दिया रहेगा अपने को। अब मुझे ना दो ही कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स हर ईयर। यहाँ तो लिखेंगे अपन ईयर अटेम्प्ट वाला और यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। समझो ये जैन की बात कर रहा हूँ, जैन की, तो आप डायरेक्टली 100% ले लेने का, ठीक है, ये पूरा सेम ही रहेगा आपका 100%। अब बॉयज गर्ल्स का रेशियो निकालना पड़ेगा अपने को, समझे। तो ये टोटल कितना हो रहा है 35,000, हाँ टोटल कितना हो रहा है 35,000। तो 15,000 अपॉन 35,000 इंटू 100 करो, कितना होता है, नहीं पक्का, ओके 42.86 और 20,000 डिवाइड बाय 35,000 इंटू 100 करो, ओके। तो जो आउट ऑफ 100% यहां से काम करेंगे 42, समझो ये, ठीक है, ये हो गए बॉयज, ऊपर हो गए गर्ल्स, समझो गर्ल्स को, हाँ ये हाईलाइट कर लो, तो ये लिख देना बॉयज, और ऐसा किया वो क्या हो गया गर्ल्स। देख पा रहे हैं ना अपन कितने बॉयज गर्ल्स हैं। अब पाई चार्ट में ज्यादा कमर होता है, बॉयज गर्ल्स टीचर्स ऐसा सब ज्यादा होता है, तो फिर पाई चार्ट बनाते थे कि वो साल में कौन कितने कितने। आया समझ में आपको कैसा है, फर्क क्या है, ठीक है ना। देख लो एक बार क्या है, फिर मैं क्लास वर्क 2 कराता हूँ। एक बार इतना देख लो, पूरा एकदम रिवाइज करो क्या क्या है, फिर क्लास वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो स्टार्ट करें। क्लास वर्क 2 इन chronological classification data are classified on the basis of, बोलो टाइम ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Geographical classification means classification of data according to the location. थर्ड, प्लेस दिया हुआ है ABCDE और पॉपुलेशन दिया हुआ है, बोलो ये क्या है अपना ज्योग्राफिकल वाइज, प्लेस है बोला ना, प्लेस रीजन वाइज, तो इस प्लेस की वजह से अपन ने आइडेंटिफाई किया, प्लेस को हाईलाइट कर लो उसकी वजह से, ठीक है। फोर्थ वाला शेष दिया हुआ है 4 महीने का, तो बोलो क्या आएगा ये, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल, नन ऑफ दिस। क्यों कंटिन्यू चेंज हो रहा है बार बार बेटा, ये डेटा में देखो मैंने पढ़ाया था आपको 3 टाइप के डेटा होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये कौन सी कैटेगरी का है, जैन फेब मई अप्रैल का डेटा दिया हुआ है अपने को, रॉ डेटा है, रॉ डेटा है, वो तो चेंज ही रहा है लेकिन इंडिविजुअल डेटा है ना अपना, डेटा इंडिविजुअल है बेटा, ऐसा नहीं
वो क्या होता है कि जैसे कि आपका ग्रुप में दिया रहता है ऐसा, तो बोलते कंटिन्यूअस। ये कुछ का यूज ही नहीं है ना, मैंने तो यही डेटा है, वो तो सिर्फ बता रहे कौन से ईयर का डेटा है। इंफॉर्मेशन तो यही है ना, 10,000, 15,000, 18 और 9। तो अगर रो में लिखेंगे तो डेटा क्या होगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। वो चेंज तो ऐसा है कि जो आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज होना चाहिए। अभी जैन मंथ का 10,000 तो जैन मंथ का 10,000 ही है ना, चेंज तो होगा नहीं वो, समझे, वो वेरिएबल चेंज हो रहा है, उसकी बात हो गई। नहीं, फिर डेटा ऐसा देंगे जैन में क्या 10,000 to 15,000, कोई भी आ सकता है इसमें से, है ना, ऐसा कोई भी आ सकता है, वो ग्रुप बना हो रहेगा तो कंटिन्यूअस होगा। फिफ्थ वाला क्लासिफिकेशन डेटा इन स्टेप इन स्टैटिस्टिक्स, क्या आएगा? हाँ, क्लासिफिकेशन सेकंड स्टेप होता है। पहला क्या होता है कि डेटा इकट्ठा करना, उसके बाद क्लासिफाई करना है। सिक्स्थ वाला यस, टेक्सुअल, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। बेस्ट कौन है? टेबुलर, समझा है? 8 टेबल इन ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तो क्या आ जाएगा ये? कॉलम्स एंड रोज ना। अब बताओ कैप्शन क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम। स्टॉप क्या होता है? डिस्क्राइबिंग द रोज। समझा यहां तक? ओके। 11th, the entire upper part of the table, box head। 12th, unit of measurement, किसमें लिखेंगे? ये भी बॉक्स हेड ही आएगा ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मोस्ट एक्यूरेट मोड्स ऑफ डेटा कौन सा होता है? एक्यूरेट वही होगा ना आपका, टेबुलेशन बेस्ट है इसलिए एक्यूरेट है। इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेबुलेशन कितने होते हैं? हाँ, 2 टाइप्स के टेबल होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अरे टेबुलेशन का टेबल ना, तो कितने टाइप से टेबल होते हैं? 2 ही की, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। किधर गया? हाँ, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? टेबल से बना है टेबल। अरे न्यूमेरिकल डेटा की बात हो रही है, वर्डिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, टेक्सुअल बोल रहा हूं, टेबुलर प्रेजेंटेशन, समझे, नंबर्स को कर रहे हैं। अरे न्यूमेरिकल डेटा है जो अपन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेदर टेबुलेशन इज डन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन, यहां पहले क्लासिफाई करते हैं फिर टेबल में डालते हैं, तो क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टेबुलेशन, समझे। क्लासिफाई करने के बाद टेबल में डालेंगे ना अपन, कि टेबल में डालने के बाद क्लासिफाई करोगे, सो नहीं है, पहले क्लासिफिकेशन फिर टेबुलेशन। कितने पार्ट्स है बेटा? 5 पार्ट्स है। हिडन ट्रेंड क्या नोटिस कर लिखा था? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। 19 जो लॉग टेबल है उसको यूज करना है, लॉगरिथम, रेशियो चार्ट, समझा क्या? मल्टीपल लाइन चार्ट, सेम यूनिट, तो मल्टीपल लाइन चार्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है? मल्टीपल एक्सिस कब आएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ना, दोनों। देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज,
एंड द यूनिट ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट यूनिट होना चाहिए। 22 इन 2 डायमेंशनल डायग्राम दोनों कंसीडर करते थे हम लोग, बोथ हाइट एंड विड्थ आर कंसीडर। 23 मोस्ट अट्रैक्टिव क्या होता है, डायग्रामेटिक। फिर वर्टिकल पार्ट डायग्राम इज एप्लीकेबल व्हेन, बेटा वर्टिकल के लिए क्या था, क्वांटिटेटिव, एंड हॉरिजॉन्टल रहेगा तो आपका क्वालिटेटिव। 25 एंगल में कन्वर्ट करना है अपने को, और क्या। कॉस्ट ऑफ द शुगर इन ए मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स, अगर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। बेटा लार्जेस्ट कौन है इधर, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन है, 12 ना। तो जो लार्जेस्ट है ना 35, आउट ऑफ कितना, प्लस करो उसको, इंटू 360 डिग्री, कितना आ रहा है, और जो स्मॉलेस्ट था वो 12 आउट ऑफ 90 इंटू 360 डिग्री, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 90। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 35 माइनस 12 कर दो, कितना आ रहा है, तो 23 डिवाइड बाय 90 इंटू 360 करो, एक ही बात है ना। अलग अलग निकाल के माइनस करो कि फिर डिफरेंस करके माइनस कर दो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो। 26 बताओ क्या बोला है, द सेंट्रल एंगल ऑफ द पाई डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू द इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स का निकालना है और वेल्थ टैक्स का, कितना इनकम टैक्स का 240, आउट ऑफ कितना आएगा, 360 डिग्री। दूसरा कितना, 180, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा समझ में आया आपको ये भी, पक्का। तो 2 प्लीज होमवर्क रहेगा, आप लोग करके आना, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद में कल अपन करेंगे क्लास वर्क 3 और सैम्पलिंग वाला, इसके बाद वाला पार्ट चालू होगा सैम्पलिंग करके। चलो बाय बाय, टेक केयर।